हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 मैथ 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। कल आप लोगों का मैथ का पेपर है, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आप लोगों को आपकी बुक में टिक लगवाने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिक लगवाऊंगा, जो आप लोग आज रात को पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार देख लेना, क्योंकि ये टिक मैं वो क्वेश्चन पर लगाऊंगा जो 6 नंबर एंड आप लोगों का 4 नंबर में आएंगे वो क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। और चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आप लोगों को बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर टिक लगवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सारा तैयार कर लेना। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको, ठीक है। देख सकते हो पहला नंबर प्रश्न ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, हल मैं आपको बता देता हूं, कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। और जितने भी स्टूडेंट को नहीं पता है नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना जो हमारा 5 + √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप ये मान लो कि हमारा ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अगर आपका ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो हम 5 + √3 को किसके बराबर लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को a/v के बराबर या p/q के बराबर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा जो a/v है, यानी कि जहां हमारा a और तथा v हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और एक बात और याद रखना, जहां आपका v ≠ = 0, यहां आपका v जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस समीकरण को आप, जैसे ये आपका है, इस चीज को आप किस टाइप से लिख सकते हो, ध्यान से समझना, मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है। यहां हमारा √3 है, √3 = ठीक है, √3 को हम इधर रखेंगे और यहाँ a/v है और यहाँ +5 है, इसको हम -5 कर देंगे। अब देखो बहुत ज्यादा आसान हो गया, आपका यही समीकरण पूरा खत्म हो गया और यही क्वेश्चन आपका पूरा खत्म हो गया। कितना आसान समझ में आया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका जो √3 है ना, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। अब √3 के बराबर ही है, देखो बराबर का चिन्ह लगा, a/v - 5, ये √3 के बराबर है। अगर ये अपरिमेय संख्या तो इसके बराबर ये है, तो ये भाई साहब भी अपरिमेय संख्या होंगे, तो इसलिए हमारा ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अब आप लोग लिखो, ये हमारा देखो परिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी ये इसके बराबर है, इसलिए हमारा ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले लिखो, जहां जो हमारा a/v है और -5 है, और जो हमारा ये -5 है, क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान से समझो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, परिमेय संख्याएं हैं। अगर ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, तो इसका अंतर भी परिमेय होगा। और अगर देखो ये इसका अंतर, देखो अंतर का मतलब है माइनस, ये बीच में माइनस लगा तो भी परिमेय ही होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो इसका अंतर जो है ना, मतलब अंतर का मतलब घटाना, ठीक है, अंतर भी परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये आप लोग समझ में आया, परिमेय संख्या होगा। तो अगर ये परिमेय संख्या होगा तो फिर हमारा √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, ये भी इसके बराबर ही है ना। तो हमारा √3 भी, तब चूंकि आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारा √3 जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो हमारा √3 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या। ध्यान से समझो पूरा। और परंतु ये तथ्य का विरोधाभास है, क्योंकि हमारा √3 परिमेय संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आपका यहां क्या हुआ, परंतु इससे हमारा क्या होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास है।
क्या है बच्चों, विरोधाभास है। ठीक है, ध्यान से समझो, कुछ है नहीं, विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास है तो हमारा क्या होगा कि हमारा √3 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक, क्योंकि इस पर रूट लगा हुआ है तो वैसे आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपका जो मतलब विषम संख्याएं होती हैं उस पर रूट लगा होता। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अगर हमने ये सोचा कि ये परिमेय संख्या है तो इसलिए हमारी ये जो कल्पना है गलत है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है बच्चों, गलत है। और ये गलत है तो बच्चा हमारा अगर परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय होगा, दो में से तो कोई एक होगा ही। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नीचे, अतः जो हमारा 5 है प्लस √3 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट। और यही हमें सिद्ध भी करना था और मैंने कितना आसान तरीके से सिद्ध कर दिया। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा आपको समझना है, छोटा सा। अगर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आएगा तो आप लिख कर आना, कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ का, और बिल्कुल से आप लोग इसको तैयार कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है, दो संख्या है जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब अगर हम एक संख्या माने तो उसका 3 गुना है दूसरी संख्या। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020-2022 बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। तो हाल में आप सबसे पहले मान लो कि जो भी आपकी संख्या, दो संख्या है तो एक एक संख्या को मानो। सबसे पहले माना एक संख्या, माना जो हमारा एक संख्या है, क्या है, एक संख्या, मतलब आपको एक एक संख्या मानना है। मतलब एक संख्या हमारा x है, माना हमारा एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तथा जो हमारा दूसरी संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या है वो क्या है बच्चों, y है। अब एक संख्या मैंने x माना, दूसरी संख्या मैंने y माना, मतलब एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और पूछ रहा है, एक संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये भी आपका इसी में है। तो यहां आप लोग चूंकि एक संख्या जो है, एक संख्या वो बराबर है, इसमें सीधा लिखा हुआ कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये जो है ये 3 गुना है। अब इसको बराबर करने के लिए दूसरी संख्या से हम लोग इसमें 3 गुना यानी कि 3 से गुणा कर देंगे और हमारा दोनों बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, बस इतना सा आपको समझना है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, यानी x हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3y, क्योंकि हमारा एक संख्या मतलब मैंने x माना है पहली संख्या को, यानी कि एक संख्या को x और दूसरी संख्या को y माना है, तो ये हमारा 3y हो जाएगा। यहाँ जो है ना, यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ जो है x जो है y से बड़ा है, x जो है y से बड़ा है, वो तो आपको लग ही रहा है क्योंकि पहले ही बता दिया 3 गुना है। ठीक है, अब देखो इतना आपको समझ में आया। अब आप लोगों का अंतर देखो, अब इसी में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हम लोग दूसरा समीकरण यहीं से निकाल लेंगे तथा इसको आप पहला समीकरण नाम दे दो, x इक्वल टू 3y। हम x की वैल्यू 3y रख देंगे। ठीक है, तथा हमारा जो संख्याओं का अंतर है, तथा जो संख्याओं का अंतर है, अंतर कितना है, 26 है, यानी कि 26 है। हमारा संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अब आप लोग समीकरण 1 देखो, इसको आप समीकरण 2 पहले नाम दे दो। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है कि, तो स्टूडेंट ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, x का मान 3y रखेंगे। ठीक है, तो यहां आप लिख दो कि समीकरण 2 में, मैं आपको दूसरे पेज में समझा रहा हूं, समीकरण 2 में x इक्वल टू 3y रखने पर, अब आप जब x इक्वल टू 3y वैल्यू रखोगे ना तो फिर आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आप देखो x की वैल्यू आप रख दो 3y और माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अब आप लोग आगे देखो, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा 3y में से y और आपका मिल जाएगा 2y और यहाँ 26 और y इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 26 बटे में 2 और ये आप लोग कट करोगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 13। ठीक है, 30
अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, y की वैल्यू आप यहाँ समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान आप लोग समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 हमारा है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y और x बराबर हमारा 3 इंटू 13 और x बराबर हमारा हो जाएगा 39। तो ये हमारे x और y की वैल्यू है, x की वैल्यू हमें 39 और y की वैल्यू हमें 30 मिला है। x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, हमारा बड़ा है, 3 गुना है, सीधा बता दिया था क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमारा पहला संख्या 3 गुना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लो जैसा मैंने बताया ऐसे ही, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको मूल ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है और x का मान आपको यहाँ 2 मान मिलेगा अलग अलग, ठीक है। तो अभी हम लोग ज्ञात करेंगे, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का 2019, 2020, 2022 बोर्ड एग्जाम में आया है, तो इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें कह रहा है 1 अपान x प्लस 4 माइनस 1 अपान x माइनस 7 बराबर 11 अपान 30, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -4 और 7 के, यानी कि हमारा x का मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम अलग लिख लेते हैं, 1 अपान x प्लस 4 माइनस 1 अपान x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपान 30, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से समझना है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये क्वेश्चन पूरा लग जाएगा। तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही होगा रहेगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में कर लो। और इसका भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 4 ही रहेगा, ठीक है। और बटे में हमारा हो जाएगा इसका गुणा होगा x प्लस 4 और यहाँ हमारा इंटू x माइनस 7 और बराबर में 11 अपान 30, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप क्या करोगे, अब आप ब्रैकेट को खोल लो, ठीक है। ये हमारा x माइनस 7 है और ये आपका बीच में माइनस है, सॉरी बीच में माइनस है, तो ये हमारा माइनस है x और ये अंदर से जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x का x से होगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 7x हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर आप लोग इसका इससे करोगे तो 7x और 4x ये हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। और यहाँ आपका यानी कि आपका जब घटेगा तो वो हो जाएगा 3x, क्योंकि 7x में से आपका 4x घटेगा तो -3x। और यहाँ आपका इसका मल्टीप्लाई होगा तो -28 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, इतना तो आपको पता ही होगा। 11 अपान 30, x से x कट जाएगा और यहाँ हमारा -11 बचेगा, -11 और यहाँ x स्क्वायर -3x -28 नीचे रहेगा और बराबर में हमारा 11 अपान 30, ठीक है, यानी कि 11 अपान 30। अब हम क्या करेंगे, 11 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। जब आप भाग दोगे तो ये उड़ जाएंगे, कट जाएंगे और यहाँ हमारा -1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि आपका कट जाएगा। और यहाँ हमारा x स्क्वायर -3x -28 रहेगा और बराबर में हमारा यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ हमारा 1/30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ हमारा x स्क्वायर -3x -28 बराबर आपका -30 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये हमारा होगा x स्क्वायर -3x -28 और ये हमारा +30 हो जाएगा बराबर 0 के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका x स्क्वायर -3x एंड आपका +2 हो जाएगा बराबर 0 के हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखो मध्य पद, यानी कि इसका ऐसा करना था कि गुणा करने पर आपका 2 आया और जोड़ने घटाने पर 3 आए, तो अगर आप 2 में +1 करोगे 3 हो जाएगा, गुणा करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो आसान होता है अगर चीज़ों को ध्यान से समझोगे तब, ठीक है। अब आपका यहाँ देखो x स्क्वायर है -2x है, ठीक है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा और ये हमारा क्या है, मतलब +2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो ये हमारा x -2 हो जाएगा और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ये x -2 हो जाएगा
बराबर 0। एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 1 रहेगा और एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 2 रहेगा बराबर 0। देखो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने बताया था ये लॉन्ग में आता है बराबर 0 एक बार, तो हमारा x बराबर 1 आएगा, एक हमारा ये आ जाएगा मूल, और दूसरा हमारा x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर हमारा 2 आ जाएगा बच्चा। और हमारा जो मूल निकलेगा ना वो हमारा 1,2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारे ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर आ गया। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1,2 ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछ रहा है वो ध्यान से समझो। पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1,7 और -4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग निर्देशांक को पहले मान लेंगे x और y, ठीक है। क्या मानेंगे हम लोग? निर्देशांक को x और y मान लेंगे। हल में मैं आपको समझाता हूं कि मतलब जो हमारा माना रेखाखंड को विभाजित करने वाला, माना रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो हमें ज्ञात करना है, बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। और निर्देशांक जो हमारा है वो कितना है स्टूडेंट? वो मैंने मान लिया x, y, ये मैंने मान लिया, ठीक है। x y की मान हम लोग ज्ञात करेंगे, हमारा निर्देशांक आ जाएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि हमारा x1 क्या है, x2 क्या है। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। मैंने यही लिख दिया कि लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अतः विभाजन की स्थिति में आप लोगों को सूत्र लगाना है। अतः विभाजन की स्थिति में अब आपको करना क्या है वो समझो, ठीक है। विभाजन की स्थिति में आपको मैं बता देता हूं, x बराबर मतलब x की एक सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1, यानी कि 12 और 21 याद रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ 1 रहेगा और 2 रहेगा, यहाँ 2 और 1 रहेगा। फिर हमारा रहेगा m1 प्लस m2, मान रख दो, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। m1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू कितना है 4, प्लस m2 की वैल्यू हमारा 3 है, इंटू x1 की वैल्यू हमारा -1 है, ठीक है। बटे में हमारा m1 2 है और m2 3 है, ठीक है। यहाँ से आपका गुणा होगा 8 हो जाएगा और यहाँ आपका -3 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा 5 बटे में 5 और यहाँ से x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 1 मिलेगा, यानी कि एक निर्देशांक का हमें x का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग y का सूत्र लगाएंगे। y बराबर हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 एंड बटे में हमारा m1 प्लस m2। अब यहाँ से आप 2 इंटू -3 और +3 इंटू 7, देखो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ 2 है और +3 कर लो। ये मैंने रखा है मानना, y2 की वैल्यू यहाँ देख लो, ये -3 है, ठीक है। y1 की वैल्यू हमारा 7 है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ रख दिया है डायरेक्ट। तो फिर आपका यहाँ हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, बराबर 15/5, बराबर हमें y की वैल्यू 3 मिलेगी। अब हमें ये मिला तो 1,3 हमारा निर्देशांक हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना है। x, y जो मैंने निर्देशांक माना था वो हमें यही तो मिलेगा ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान भी है, कुछ है नहीं, लेकिन आपको चीज़ों को समझना है, पहले नोट करना है, फिर आपको रफ में उसको प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर cosec a -1 और cosec a +1। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, LHS बराबर RHS या बायां पक्ष बराबर हमें दायां पक्ष सिद्ध करना है। तो हम लोग ये वाला लेते हैं बायां पक्ष, ठीक है।
सबसे पहले कॉट ए, जो कॉट, देखो कॉट मैं यहां लिख देता हूं बायां पक्ष क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए और प्लस कॉस ए। ठीक है, कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे में साइन ए और माइनस ए हमारा कॉस ए है बटे में कॉट ए को हम लोग कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, वही चीज सेम है, और प्लस हमारा कॉस ए यहाँ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉस कॉमन ले लेंगे। कॉस अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहां से हमारा बचेगा 1 साइन ए और यहां हमारा -1 बचेगा बटे मैंने यहां भी कॉस कॉमन ले लिया, कॉस ए, तो यहां हमारा बचेगा 1 बटे साइन ए प्लस 1। कॉस ए कट गया, ठीक है, खत्म। तो हम 1 साइन ए को लिख सकते हैं कॉसेक, क्योंकि ये कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक ए और -1, और बटे में 1 साइन ए को वही चीज कॉसेक ए प्लस 1। आंसर यही हमें सिद्ध करना था ना, देख लो। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन भी ज्ञात करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे हल। देखो हल में जो जो दे रखा है पहले आप उसको लिख लो। शंकु का हमारी त्रिज्या दे रखी है ना, शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, जो शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी कि r = 3.5 सेंटीमीटर। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, फिर आप लोगों को शंकु की ऊंचाई भी दे रखा है। क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई यानी कि h कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आप यहां लिख दो, ऊंचाई हमारी 12 सेंटीमीटर है। अब तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला L बराबर होता है h² प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, h² प्लस r का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर क्या है, h का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर जो है वो 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा, एंड प्लस 3.5 का स्क्वायर करोगे तो 12.25 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो हमारा हो जाएगा 156.25। ठीक है, अब इसका जब रूट हटाओगे ना तो वो हमें मिलेगा 12.5, क्योंकि 12 का स्क्वायर 156 और इसका नहीं 12.5 है ना, तो फिर हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर। ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा। ये हमें क्या मिल गया, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L मिला है। तिर्यक ऊंचाई हमें मिल गया ना, तिर्यक ऊंचाई मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे शंकु का आयतन। ध्यान से समझना, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है V बराबर 1/3 इंटू πr²h। ठीक है, अब 1/3 इंटू 22/7 और इंटू हमारा 3.5 इंटू 3.5 एंड इंटू हमारा 12 हो जाएगा h। ठीक है, 12 है, एंड अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। तो आप लोगों को मिलेगा 154 और हमारा आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट, ठीक है, अपना जो है, जो भी आपके पास गाइड है, ठीक है, मान लो आपके पास अगर विद्या क्वेश्चंस बैंक है ना, तो फिर आप लोग हाइज एंड डिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग हाइज एंड डिस्टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आप लोग देख लो, ये है क्वेश्चन बैंक और इसमें से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और सिद्ध कीजिए कि हमारा ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, और एक आप लोग सिद्ध कर लेना √5, √2, √7, ये सब सिद्ध कर लेना कि कैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कर लेना। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये मत कहना कि नहीं बताया था। ठीक है, ये जल्दी से तैयार कर लो, एक बार देख लो यार, रिवीजन कर लो, वैसे आपका तैयार होगा। फिर एक क्वेश्चन ये जो मैंने अभी सुबह पढ़ाया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस शिखर से देखने से दो समुद्री जहाजों का उन्नयन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि लाइट के हाउस के एक ओर जहाज को दूसरे ओर ठीक पीछे दो जहाजों के बीच की दूरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मत देखो कब कब आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, कल के पेपर के लिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां 2 क्वेश्चंस और हैं हाइजीन डिस्टेंस से, ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पढ़ाया है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार कर लो, एक बार देख लो, जरूर देख कर जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एंड ये देख लो अगला क्वेश्चन कि किसी मीनार के आधार का ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदु क्रमशः ए और बी से देखने पर मीनार के ऊपरी उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि हमारी ऊंचाई जो है वो √AB है। ठीक है, सिद्ध कर लेना। अब हम लोग देखेंगे रचनाएं से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रचनाएं चैप्टर से पहला क्वेश्चन देखो, रचनाएं से ध्यान रखना। ठीक है, एक बार नजर जरूर देख लेना। एक त्रिभुज ABC बनाइए। ठीक है, जिसमें VC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो ये क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, मैं आप बता दे रहा हूं, इसको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा है, अगला क्वेश्चन रचनाएं में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। देखो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। जल्दी से आप लोग टिक लगा लो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त किसी स्पर्श रेखा की खींचिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन की माप कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और तो रचनाएं आपका हो गया। मैं आपको थोड़ा सा सांख्यिकी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। देखो मैं आपको वो बता रहा हूं जो बिल्कुल क्लियर है कि आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको वो चैप्टर बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो बिजली निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली के आंकड़ों के प्रत्यक्ष जीवन काल घंटों में, ये वाला तैयार करना, बहुलक ज्ञात करना। और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय फटाक से तैयार कर लो, जरूर आएगा पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय, ये जल्दी से तैयार कर लो जो मैं आपको आज बता दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सांख्यिकी का, दिए गए आवर्ती वितरण के आंकड़ों का माध्यक जो है 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, वार्ताओं का योग 60 है। ठीक है, एनसीईआरटी का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो और बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और तैयार करना, इसको तैयार करना। ठीक है, निम्नलिखित दिए हुए बटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच से गेंदबाजों द्वारा एक विकेटों की संख्या दर्शाती है और उपयुक्त चुनते हुए विकेटों का माध्य और यहां आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस पर टिक भी लगवा दिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और वो पूरे बुक से नहीं बताया, 2-3 चैप्टर से बताया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिया और आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए कि आप एक बार नजर कर लो इन क्वेश्चंस पर, क्योंकि भाई आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप अगर एक बार भी देख ही रहोगे अच्छे से, एक बार कॉपी पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे और बहुत सारी वीडियोस लाएंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर जाओ। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।